गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि बेटा हम लोगों ने अभी तक SN1 रिएक्शन पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है ये अपन लोगों ने बहुत ही तरीके से सीखा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से किस एल्काइल हैलाइड या एल्कोहल या ईथर में आप रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 लगाओगे, क्यों लगाओगे, ये सब चीज़ें मैं तुमको बता चुका हूँ किस तरीके से ये SN1 मैकेनिज्म होती है। ठीक है बेटा, तो SN1 मैकेनिज्म में अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं वो चीज़ें हम एक एक की पॉइंट्स के रूप में हम लोग याद रखेंगे, जिनको हम बोलेंगे की पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला पॉइंट क्या बेटा कि SN1 रिएक्शन जो होती है बेटा वो किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बोलो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो क्या बोलोगे बेटा, क्योंकि ये मोर देन 2 स्टेप में होती है तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा बेटा, बोलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाएगा। क्या बोलोगे बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इट अकर्स क्या बेटा मोर देन क्या नहीं, मोर देन नहीं, इट अकर्स in 2 step, it occurs in 2 step। ठीक है, कितने स्टेप में होती है बेटा, ये 2 स्टेप में होती है। दूसरा पॉइंट बताओ, दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, बोलो। इट द फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप is slow step, slow, first step is slow and क्या बेटा RDS। इसका मतलब समझते हो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कि नहीं होता है, क्योंकि तुमको पता है कि ये जो SN1 रिएक्शन होती है 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है बल्कि जो हेटेरोलेटिकली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है ना, यानी कि दूसरा एक बार क्या करोगे, तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा क्या बेटा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। क्या लिखोगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मतलब C+ इस फॉर्म। बात समझ आ गई, बोलो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इस फॉर्म। अब इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये रिएक्शन कौन सी किस टाइप के सॉल्वेंट को प्रेफर करती है, बताओ बेटा। इन दिस रिएक्शन फेवर मतलब सपोर्ट करती है। ठीक है बेटा, फेवर क्या, फेवर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब किस टाइप के सॉल्वेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वीक बेस होने चाहिए। जैसे क्या H2O, CH3OH, C2H5OH, ठीक है, HCOOH, CH3COOH, ये सब क्या है बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। बात समझ रहे हो, ये सब की पॉइंट समझ में आ रहे बेटा सब लोगों को, बोलो। This reaction is also known as this reaction is also known as solvolysis रिएक्शन। बेटा सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है
कि इसमें सॉल्वेंट जो होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट एक्ट एज ए क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बात समझ आ गई कि जो सॉल्वेंट होता है वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर हम इसकी केमिकल काइनेटिक्स देखें, जो फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट है, इसकी केमिकल काइनेटिक्स देखें, केमिकल काइनेटिक्स देखो तो रेट जो होता है बेटा वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, बोलो, एल्काइल हैलाइड पे, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, बोलो, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता है बताओ बेटा, ऑर्डर 1 होता है, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है बताओ बेटा, 2 होती है। ठीक है, जिसको किस रूप में लिखते हैं, बोलो, इसको कैसे लिखते हैं, SN1, एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे लिखो 6 पॉइंट लिखो, ये लिख लिया होगा बेटा तुम लोगों ने, 6 पॉइंट हो गया था। 7 पॉइंट देखो, 7 पॉइंट this reaction is also called क्या, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे बेटा बस यहाँ लगा देना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए यहाँ हम क्या लिखते हैं, SN1 लिखते हैं। ठीक है ना, बात समझ आए, बोलो। अब इसकी अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री आप समझते हो ना बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो SN1 रिएक्शन होती है, इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेटा, रेसमाइजेशन हो जाता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होते हैं। तो इसकी अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, 8 पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है बेटा, देखो, अगर कार्बन बेटा क्या है, एल्काइल हैलाइड वाला जो सबस्ट्रेट है, इफ सबस्ट्रेट इज कायरल, ना लिखा बेटा, ना लिखो, इफ सबस्ट्रेट हैव या हैज, ये लिखो, हैज कायरल कार्बन, मतलब अगर सबस्ट्रेट क्या रखता है बेटा, कायरल कार्बन रखता है, तो इफ सबस्ट्रेट हैज कायरल कार्बन, देन रेसमाइजेशन विल अकर, मतलब समझ में बेटा कि नहीं, मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि अगर कार्बन कायरल होगा, मतलब समझ रहे हो कि जैसे यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश हो रही है कि अगर कार्बन यानी कि जो एल्काइल हैलाइड वाला कोई कंपाउंड है, ठीक है बेटा, एल्काइल हैलाइड वाला कोई अगर कंपाउंड है और उससे पूछ रहा किस टाइप का होगा, तो क्या होगा बेटा बताओ। तो अगर ये कायरल है बेटा, ये कायरल है ना, तो इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, कौन कौन से, एक तो डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा, वो भी अल्कोहल वाला होगा ना बेटा, OH वाला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाला OH ये दोनों तरीके से अटैक कर सकता है ना बेटा, ये तो को बता ही चुका हूँ कि दोनों तरफ से अटैक करेगा, एक तरफ से अगर अटैक करेगा तो डी बनेगा, दूसरी तरफ अटैक करेगा तो एल बनेगा। तो इसीलिए जहां पे जिस मिक्सचर में डी और एल दोनों बन जाते हैं
उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और दिस प्रोसेस कॉल्ड क्या, रेसिमाइजेशन। ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि रेसिमाइजेशन की किस कंडीशन में होगा, जब जब एल्काइल हैलाइड वाला कार्बन क्या बेटा, कायरल हो, कायरलिटी हो उसके अंदर, तभी रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये आपने क्या देखा कि इसमें इस रिएक्शन जो है एक से अधिक स्टेप में होती है, और इसमें जो इंटरमीडिएट होता है बेटा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और इसमें जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है इस रिएक्शन के लिए फेवर करता है। बात समझ रहे हो कि देखो, जैसे तुमको दिया गया कि जैसे तुमको ऑर्डर बताया गया कि ऑर्डर जो होना चाहिए एल्काइल हैलाइड का SN1 के लिए 3rd डिग्री होना चाहिए। अब तुम सोचो बेटा कि अगर मैं तुमसे दे दूं कि ये दो रिएक्शन है 3rd डिग्री वाली, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करना बेटा, कि जैसे यहाँ पे मैं तुमको 3rd डिग्री वाला कार्बन ही दे रहा हूँ। ठीक है ना। और एक में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जैसे देखो ये है CH3 C2H5, यहाँ पे है H, यहाँ पे Cl है। ठीक है बेटा। इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे H2O और NaOH। ठीक है बेटा। और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया CH3 COCH3 NaOH। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे अब मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा पाथ SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, बोलो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। अब तुम सोचो, यहाँ पे मैंने रीजन चेंज कर दिया बेटा, बस। ठीक है ना, रीजन चेंज किया। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो चेंज कर दिया, यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, और यहाँ पे क्या बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आपको तुमको ये बताना है बेटा, जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो वाली जो रिएक्शन होगी वो SN1 के थ्रू जाएगी, और इसमें SN1 नहीं होगा। बात समझ आ गई। तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा और कार्बन कैसा हो, तो 3rd डिग्री वाला हो। बात समझ रहे हो, 3rd डिग्री वाला हो तो समझ जाओ उसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी बेटा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी। ठीक है, समझ में आया बात अच्छे से। ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग the rate of SN1 reaction। बात समझ गए कि क्या क्या फैक्टर हैं जिससे SN1 रिएक्शन प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि क्या क्या फैक्टर है। तो जिसमें सबसे पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ क्या, एल्काइल हैलाइड। पहला बेटा क्या, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब समझे कि किस टाइप की, मतलब डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ रहे हो कि जैसे एल्काइल हैलाइड 1st डिग्री है, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, तो डिग्री के अकॉर्डिंग SN1 के रेट को डिपेंड करना होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बेटा एक एल्काइल हैलाइड 2nd डिग्री का है, एक 3rd डिग्री का है, ठीक है, तो इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे पहले कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो जाएगा, 3rd डिग्री वाला, क्योंकि बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे, और कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म होगा, क्योंकि जो स्टेबल होता है तुरंत बॉन्ड ब्रेक करेगा और तुरंत बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आपको ये देखना है कि जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड होती है, वो SN1 रिएक्शन के रेट को क्या करती है, बोलो, वो प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है ना। दूसरा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये भी है नेचर ऑफ क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पे, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इस पे भी SN1 जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है इस पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा। एंड थर्ड है बेटा क्या, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ये भी है, LG पे भी डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा है इस पे भी डिपेंड हो रहा है, ये क्या, SN1। तुम सोचो बेटा, जितना जो एल्काइल हैलाइड कार्बन से जो बॉन्डिंग है वो जितनी ज्यादा वीक होगी
उतना अच्छा क्या होगा बेटा, बोलो, लिविंग ग्रुप होगा, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा और उतना अच्छा क्या होगा, बोलो, रेट होगा उस रिएक्शन का। ठीक है बेटा। एक मिनट। ठीक है बेटा। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड कर रहा है। एंड थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी है, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके। तो अब हम पहले एक एक करके डिस्कशन इस पे करते हैं कि किस तरीके से भाई इफेक्ट कर रही है तुम्हारी डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है बेटा। देखो बेटा, जो पहला पॉइंट था डिग्री ऑफ, क्या था बेटा, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपको पता है बेटा SN1 रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ, क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या C+ लिख दें ऐसे। ठीक है ना, इस पर डिपेंड कर रही कि नहीं लिखी डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब क्या SN1 का जो रेट है, यहाँ पे लिखो रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, बोलो। सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये है हमारे पास, पहला है CH3 CH3 ये X लगा हुआ है, तो X जानते हो हैलोजन का इंडिकेशन है। ठीक है बेटा। एंड जो दूसरी है CH3 CH3, यहाँ पे H है और यहाँ पे X लगा है। ठीक है बेटा। एंड तीसरी है CH3 CH2X और फोर्थ है CH3X। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखो, सबसे पहले आपको हेटेरोलिटिकली क्या करना है, क्लीवेज करना है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है बेटा। देन उसके बाद देखना है कि सबसे अच्छा कार्बोकैटायन किस में बनना है बेटा, बताओ। सबसे अच्छा कार्बोकैटायन किस में बनना है बताओ। सबसे अच्छा कार्बोकैटायन मतलब अच्छा मतलब क्या, स्टेबल सबसे यही वाला कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों डायरेक्शन से क्या आएंगे बेटा, बोलो, प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं। इसमें 2 ही लगे, इसमें 1 ही लगा हुआ और इसमें है नहीं, तो सब यानी कि इसमें जो SN1 का होना होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जबकि सबसे अच्छा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बेटा वो किसमें होगा बताओ, SN1 का रेट किसमें सबसे होगा, SN1 रेट बताओ, 3rd डिग्री, देन क्या आ जाएगा, 2nd डिग्री, देन क्या आ जाएगा बेटा, 1st डिग्री, देन आ जाएगा ये तुम्हारा सबसे लास्ट वाला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा तुमको पता है कि जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा बेटा, उतनी जल्दी इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो देख रहे हो कि तुम पता चल रहा बेटा कि यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड की डिग्री है उस पे जो है रेट डिपेंड कर रहा है SN1 का रेट। मतलब क्या, अगर ये कोई दे रखा है कि ये दे रहा है और उनके बीच रेट को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है कि बताओ कौन सा प्रोडक्ट बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा, तो आप कौन सा बताओगे कि जैसे यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है, तो जैसे तुमसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों का है। ठीक है बेटा, ये तो लिख लिया होगा, इन दोनों का देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे R1 लिख दिया, यहाँ पे R2 लिख दिया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH- लिख दिया, यहाँ भी OH- लिख दिया। ठीक है, तो बताओ प्रोडक्ट जल्दी किसमें बन जाएगा बताओ, R2 का जो रेट होगा वो जल्दी होगा R1 से। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है और स्टेबल मतलब ये बहुत जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों डायरेक्शन से मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, वो आ रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो SN1 का जो रेट होगा बेटा वो स्टेबिलिटी की, जो कार्बन की स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहा।
बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अच्छे से? आगे बात समझ में अच्छे से बोलो बेटा। और यहीं पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ, अगर हम एरोमेटिक कोई कंपाउंड ले लें, ये जो मैंने तुमको कल बताया भी था एग्जांपल के थ्रू बेटा, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 में आपने देखो, जैसे मैं तुमसे पूछूं बताओ, फॉर ये है बेंजाइल क्लोराइड है और ये है क्लोरोबेंजीन। तो इनमें जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा बताओ कि इसमें SN1 किसमें अच्छा होगा, तो कार्बोकैटायन देखो किसमें होगा। कार्बोकैटायन क्या होगा बेटा, कार्बोकैटायन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा तो वो रेजोनेंस में हो जाएगा, यानी कि स्टेबल होगा, तो सबसे अच्छा जो होगा बेटा वो यही होगा। बात समझ रहे हो? SN1 रिएक्शन इस तरीके की होगी, यानी सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन इसमें होगी, देन इसमें होगी। जैसे मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, तो SN1 किसमें होगी बेटा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। अब तुमसे वो पूछा जाए बेटा, अब एक स्टार प्रोनाकी पॉइंट लिख लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काम आने वाला है तुम्हारे, कि जो जो बेंजीन होती हैं या क्लोरो जो एराइल हैलाइड होती हैं, एराइल मतलब जो एरोमेटिक हैलाइड होती हैं, एराइल हैलाइड जो होती है बेटा, ठीक है ना, डू नॉट गिव SN1 reaction, do not give SN1 reaction, why, because रीजन क्या लिख सकते हो बेटा, बोलो। रीजन तो यही होगा क्या, कि जो कार्बोकैटायन होता है बेंजीन पे, वो क्या होगा बेटा, द कार्बोकैटायन ऑफ बेंजीन इज वेरी हाईली अनस्टेबल। ये क्या होगा बेटा, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए क्या होगा बेटा, बॉन्ड टूटता ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, जब बॉन्ड टूटे नहीं तो SN1 मैकेनिज्म होगी ही नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही बेटा, हाईली अनस्टेबल SN1 मैकेनिज्म बेंजीन में नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है, अब नॉर्मल कंडीशन पे हो जाती है, मैं तुमको डिटेल में बताया भी था, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ आएगी अच्छे से। ये पूछ रहा है कि ऑर्डर किसमें ज्यादा अच्छा होगा, इसमें ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो बनना वो स्टेबल बनना, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा। जैसे तुमसे पूछे बेटा कि इसमें SN1 मैकेनिज्म फॉलो क्यों नहीं होगी, तो क्या बताओगे आप, एट ए नॉर्मल कंडीशन, क्यों नहीं बोलोगे, क्यों बताओगे इसमें क्यों नहीं हो रही है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि तुमको पता है बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट। थर्ड एग्जांपल मैं तुमको दिखा रहा हूं, देखो बेटा, थर्ड एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें बताओ बेटा SN1 मैकेनिज्म किसकी अच्छी होगी, बताओ। अब सब में देखो कार्बोकैटायन फॉर्म करके देखो, अब कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस पे, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैटायन है, रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट लगेगा, यानी कि ये जो प्लस है ये स्टेबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा। इसमें देखो, इसमें होगा प्लस, लेकिन यहाँ प्लस आई लग रहा, इसमें देखो, इसमें तो हाईली अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे क्या लग रहा है बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा, तो क्या लिखोगे, क्या होगा, फर्स्ट SN1 का ऑर्डर क्या होगा बेटा, बताओ, पहला, देन दूसरा, देन क्या बेटा, तीसरा। ये है क्या बेटा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट बोलो, बात समझ में, ठीक है। देन उसके बाद जो देखो बेटा, अब सेकेंड वाला जो फैक्टर है वो कौन सा था, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो
यहाँ पे आर एक्स लगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है बेटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। देखो पहले बात तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग है बेटा वो इस पे डिपेंड करेगी, इसकी एल्काइल हैलाइड के जो है नेचर पे डिपेंड करेगी। मतलब ये जो एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप जो लगा है, ये अगर मेथाइल है तो बेटा SN1 उसमें होगी ही नहीं। अगर इसमें सेकेंड डिग्री वाला एल्काइल लगा हुआ है तो होने के चांसेस है। अगर थर्ड डिग्री का लगा तभी ये रिएक्शन क्या होगी, SN1 रिएक्शन फॉलो होगी। मतलब बात समझ पा रहे हो कि जो ये है R, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या बेटा, इसका SN1 का रिएक्शन मैकेनिज्म उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। और जो ये है न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो वीक होना चाहिए, वीक बेसिक इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। जैसे तुमको पता है बेटा कि RX, और यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब है, बोलो बेटा। ये इसका मतलब क्या है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटायन बनेगा। देन उसके बाद क्या होगा, इसका अटैकिंग होगी। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये किसके थ्रू आएगा, बोलो। ये आएगा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इसका है एल्काइल हैलाइड का, जो एल्काइल का जो पार्ट है इस पे डिपेंड कर रहा है मैकेनिज्म। बात समझ रहे हो। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगी। मतलब ये है कि जितना स्टेबल ये होगा बेटा R, उतना अच्छा ये, उतनी जल्दी ये जाएगा, और उतनी जल्दी जाएगा तब ये क्या होगा, उतनी जल्दी OH क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो OH कैसा होना चाहिए बेटा, वीक होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, वीक बेस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग आ गया बेटा तो स्ट्रॉन्ग ये इंतजार नहीं करेगा कार्बोकेटायन का। बात समझ रहे हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया बेटा, बोलो, अगर ये स्ट्रॉन्ग आ गया तो ये इसको जाने का भी वेट नहीं करेगा, मतलब ये जाए तब ये अटैक करे। ये तो वीक के केस में है, ये इसका इंतजार कर रहा था ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो, देन उसके बाद अटैक करे। और जबकि अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस आप यहाँ पे ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो बेटा, तो ये क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये बैक अटैकिंग कर देगा, बैक अटैकिंग कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होती है, ना कि कार्बोकेटायन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ये होते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट तो इसमें फॉर्म होती है, और ये मैकेनिज्म कहलाती है SN2। मैं तुमको बताऊंगा तब अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है ना। ये कब कंडीशन होगी, जब ये क्या हो, आपने बेस कैसा ले लिया बेटा, स्ट्रॉन्ग ले लिया या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ले लिया, तो क्या होगा, ये जाने का इंतजार नहीं करता है कि ये जाए तब अटैकिंग हो, ये तुरंत क्या करेगा, पीछे से अटैकिंग करेगा, ठीक है ना। आगे से क्यों नहीं कर रहा, तुमको पता है बेटा यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होंगे, न्यूक्लियर पास भी लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए पीछे से अटैक करेगा। बात समझ, ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो फेवर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, SN मैकेनिज्म के लिए वीक जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वीक, वो फेवर करता है, ठीक है ना, SN1 मैकेनिज्म को, ठीक है। देन उसके बाद क्या था बेटा, देन उसके बाद क्या था, बोलो। देन उसके बाद था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप थर्ड पॉइंट था, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप मतलब समझ गए, गुड लिविंग ग्रुप, मतलब जो गुड लिविंग ग्रुप होगा बेटा, गुड लिविंग ग्रुप SN1 मतलब लिविंग ग्रुप की जो गुडनेस है, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप अच्छा SN1 मैकेनिज्म देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब जैसे यहाँ पे, जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि बताओ RI है, RBr है, RCl है, RF है, तो इसमें बताओ सबसे अच्छा SN1 मैकेनिज्म किसमें होगा, इसमें होगा बेटा, क्योंकि ये बहुत जल्दी चला जाएगा ना, क्योंकि तुमको पता I- इज ए गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Br-, एज कंपेयर टू Cl-, एज कंपेयर टू क्या बेटा, F-। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म समझ में आया बेटा।
कि जैसे एसन मैकेनिज्म फॉलो करनी है उसके लिए लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें एसन मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक है, बोलो। और तुमको पता है कि जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, उसमें जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। अगर आपने ये पोलर प्रोटिक किसके लिए होना चाहिए बेटा, SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिया तो वो SN1 मैकेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है बेटा, जबकि इसके लिए होती है। तो ये पॉइंट लिख लेना, समझ में आया, ये पॉइंट लिख लेना अच्छे से। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, फॉर SN1 मैकेनिज्म पोलर प्रोटिक होना चाहिए, जबकि SN2 के लिए नहीं, मतलब जबकि उसके लिए क्या बोलते हैं, SN1 के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल कंडीशन नहीं होता। तो ये पॉइंट लिख लेना बेटा, ये थ्योरेटिकल था तुम्हारा जो मैंने अभी तक बता दिया तुमको। आज जो है तुम्हारी SN1 मैकेनिज्म खत्म हुई है। ठीक है, अब देखना बेटा, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो पूरा बेस मुझे बनाना था वो आपका बन गया बेटा। अब SN2 देख लो, इजीली समझ में आ जाएगी, देन उसके बाद सारी चीज जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सारी समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है बेटा, थैंक यू।